आप सबको मेरा नमस्कार। आपको सुनाई पड़ते हैं क्या? आप लोगों को सुनाई पड़ते हैं? कोई अपना माइक तो अनम्यूट करके बताइए। जी मैम, सुनाई दे रहा है। ओके जी सुनाई दे रहा है। तो ठीक है। हेलो, सुनाई दे रहा है। हमारे वेबिनार में आप सबको हार्दिक स्वागत है। हम तो आज कोविड के कारण आमने सामने तो देख नहीं सकते हैं, फिर भी एक बहुत खुशी की बात है कि इस वर्चुअल मीटिंग के द्वारा हम देश के कोने कोने के लोग एक साथ हम इकट्ठे होकर इस वेबिनार में भाग ले सकते हैं। तो आप सबको एक बार फिर स्वागत करती हूँ। इस वेबिनार में मैं सबसे पहले हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शाजू वर्गीस को स्वागत करती हूँ। वे आज किसी और एक मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, इसीलिए वे यहाँ उपस्थित नहीं है। फिर भी उनकी अनुपस्थिति में मैं उन्हें हार्दिक स्वागत करती हूँ। और उन्होंने ही इस वेबिनार को चलाने के लिए हमें इतना प्रोत्साहित तो किया था। और इस वेबिनार की रिसोर्स पर्सन आप सब लोग जानते हैं, हमारे डॉक्टर पुष्पा देवी है। वे फतेहचंद कॉलेज फॉर विमेन हिसार हरियाणा की रिसोर्स की एसोसिएट प्रोफेसर है। और मैं बड़ी प्यार और आदर के साथ उन्हें इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ। हमारे विभाग अध्यक्षा डॉक्टर मीना केके दिन रात हमारे विभाग के उद्धार के लिए काम करने वाले हैं। मैं सचमुच औपचारिकतावश उन्हें हृदयपूर्वक स्वागत करती हूँ। हमारे विभाग के ही अन्य अध्यापक गण डॉक्टर शीला पीवी, डॉक्टर गीता के, डॉक्टर सिंधु की कौमा, डॉक्टर सिंधु टीए, इन सभी को मैं औपचारिकतावश स्वागत करती हूँ। सचमुच इन्हें विशेष रूप से स्वागत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक टीम होकर ही सहयोग के साथ काम करने वाले हैं। दूसरे कॉलेजों से इस वेबिनार में आए हुए अध्यापक गण, शोधार्थी, विद्यार्थियों और सभी हिंदी प्रेमियों को मैं पूरे दिल से स्वागत करती हुई समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। को आमंत्रित करती हूँ। इसके पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ उसके बारे में। डॉक्टर पुष्पा देवी फतेहचंद कॉलेज फॉर विमेन की एसोसिएट प्रोफेसर है। और हमारा आज का विषय है, वेबिनार का विषय है हिंदी कहानियों के संदर्भ में नैतिकता। तो पुष्पा जी को आमंत्रित करने के पहले मैं यही बताना चाहती थी कि किस तरह वो इस पोजीशन तक आया है। सचमुच वह प्लस टू करने के बाद उसकी शादी हुई थी एक डिफेंस वाले के साथ, और उनकी पतिजान के प्रोत्साहन से उन्होंने BA, MA, B.Ed और PhD कर दी। नेक्स्ट का एग्जाम भी पास किया। तो यह बहुत खुशी की बात है कि इस तरह को हमें मिला है हमारे वेबिनार के लिए के रूप में। और एक बात यह है कि पुष्पा जी अनेक प्रपत्र, अनेक पुस्तक, इन सब प्रपत्रों की प्रस्तुति की है, पुस्तकों का प्रकाशन किया है। और वो सचमुच हिसार की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमन है।
और मैं सहर्ष तस्में इस वेबिनार में अपना बात करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। पुष्पा जी, आप सुन रही हैं ना? प्लीज आ जाइए। देख पा रहे हो मैडम? हाँ पुष्पा जी, आप सुन रही है ना? हाँ जी मैडम, सुन रही हूँ मैं। हाँ ठीक है। अब मैं आप सुन पा रहे मैं सभी लोगों से अनुरोध करती हूँ कि अपना माइक, अपना ऑडियो और वीडियो म्यूट कर दे ताकि हम ठीक से सुन सके। पुष्पा जी अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर दे, बाकी सब लोग ऑडियो और वीडियो बंद कर दे। धन्यवाद मैडम। हेलो, मैं डॉक्टर पुष्पा जी। हेलो, आप थोड़ा साउंड तो कम है पुष्पा जी। अभी करती हूँ मैडम। हाँ। धन्यवाद मैडम। मैं डॉक्टर पुष्पा गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फतेहचंद महिला महाविद्यालय हिसार हरियाणा से सेंट पीटर कॉलेज कॉलनचेरी के प्राचार्य डॉक्टर साजू वर्गीस, विभागाध्यक्ष डॉक्टर मीना केके तथा कन्वीनर डॉक्टर बीना पायली का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। आज के राष्ट्रीय वेबिनार का विषय है हिंदी कहानियों के संदर्भ में नैतिकता। अब हम लेंगे कि नैतिकता क्या है। नैतिकता वह भाव है जो हमें किसी कार्य को करने या ना करने की आज्ञा देती है। नैतिकता में यह भाव भी समाहित होता है कि अमुक कार्य अनुचित है, इसीलिए हमें इसको नहीं करना चाहिए। नैतिकता का आधार सत्य, न्याय और पवित्रता है, परंतु समय और स्थिति के अनुसार यह आधार बदल जाता है। इस बात को मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगी। एक बार मैं अपने घर में काम करने में व्यस्त थी, तो मुझे अचानक कुछ शोर सुनाई दिया। मैं झटपट बाहर गई। मैंने देखा कि एक गाय बहुत तेजी से भागी चली आ रही है और थोड़ी ही देर में मैं देखती हूँ कि उसके पीछे पीछे एक आदमी अपनी बगल में छुरा छिपाए हुए भागा आ रहा है। वह वहां रुका और उसने मुझसे पूछा कि क्या आपने यहाँ से गाय को जाते हुए देखा है? तो मेरा उत्तर था कि नहीं, मैंने यहाँ से गाय को जाते हुए नहीं देखा। तो मैंने क्या किया? मैंने झूठ बोला, लेकिन झूठ बोलकर भी मैंने नैतिक कार्य किया। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जिस काम को करने से हमारी आत्मा प्रसन्न होती है वह नैतिक कार्य है, और जब हम कोई भी गलत काम करने चलते हैं तो हमारी अंतरात्मा हमें जरूर रोकती है, एक बार जरूर रोकती है, लेकिन जब हमारी अंतरात्मा हमें काम के लिए धिक्कारती है तो वो काम हमें नहीं करना चाहिए। तो इससे यही है कि हम कोई भी नैतिक कार्य करते हैं तो हम हाँ जी, आप करने से हमारी आत्मा हमें धिक्कारती है तो वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए। हर कार्य हम ईश्वर की स्वेच्छा से नहीं करते, कुछ कार्य हम अपनी अंतरात्मा की आवाज से भी करते हैं। तो इस प्रकार मैं कहना चाहूंगी कि जो बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वह नैतिक मूल्य जो है अपने घर परिवार से ही सीखते हैं। अगर माँ बाप झूठ बोलेंगे तो बच्चा भी धीरे धीरे करके झूठ बोलना शुरू कर देगा। ये एक चेन के समान है। समय जो है एक चक्र है, वापिस लौटकर हमारे पास ही आता है। तो इस तरह से हमें अपने बच्चों में
अच्छे संस्कार डालने चाहिए, जिससे कि वो आगे जाकर एक अच्छा नागरिक बन सके। अब मैं बात करना चाहूंगी साहित्य की। साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य के माध्यम से विविध युगों में हुए परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। साहित्य मानव की चित्त वृत्तियों में परिवर्तन लाकर मानव मन की परतों को खोलकर उसमें संवेदना जागृत कर सकता है। ഏ മണിക്കമെന്നല്ലേ കയ്യവിടാ ഇങ്ങനെ उसमें संवेद उसमें संवेदना जागृत कर सकता है। साहित्य में वो शक्ति है जो किसी तलवार या किसी गोली में नहीं होती। चाहे कोई प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, चाहे कोई किसी भी पद पर आसीन हो, सभी को साहित्य की आवश्यकता पड़ती है। जीवन में आने वाली मुसीबत का सामना करने के लिए साहित्य बहुत आवश्यक है। साहित्य मनुष्य की चित्त वृत्तियों को बदल सकता है। जैसे कि एक बार एक जयपुर का राजा जय सिंह अपनी नवविवाहिता पत्नी के मोहजाल में इतना फंस गया कि वह अपने नैतिक मूल्यों को भूल गया। सारा दिन वो अपने राजमहल में रहने लगा। मंत्रीगण बड़े परेशान थे। उसी समय रीतिकालीन कवि बिहारी राज दरबार में पहुंचा। मंत्रीगणों ने अपनी समस्या के बारे में बताया तो जो कवि बिहारी थे उन्होंने एक दोहा लिखकर राजा के पास भेजा। दोहा क्या था? नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बध्यो, आगे कौन हवाल। इस प्रकार इस दोहे का अर्थ था कि हे राजन, जिस कली रूपी स्त्री के मोह जाल में आप इस प्रकार फंसे हुए हो, इसमें ना ही अभी पराग है, ना ही मधुर मधु है, और अभी तो इस कली का विकास भी नहीं हुआ है। हे राजन, जब ये कली खिलकर फूल बन जाएगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा। इस प्रकार राजा एकदम सचेत हो गए। राजा का नैतिक कर्तव्य जो है वो एकदम समझ में आ गया और वो तुरंत राजमहल में आकर अपने राजकाज के कार्यों में लग गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साहित्य में वो शक्ति है जो किसी तलवार में नहीं है। अब हम बात करते हैं कहानी की। कहानी सुनने व सुनाने की प्रवृत्ति प्राचीन काल से चली आ रही है। हम बचपन में अपनी दादी और नानी से न जाने कितनी बार राजा और रानी की कहानियां सुनते थे। उनकी कहानियों में विलक्षण घटना, चमत्कार, किस्सा गोई तथा कोरी कल्पना होती थी। ऐसी कहानियां लोगों का मनोरंजन तो कर सकती थी, परंतु उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकती थी। इसी समय मुंशी प्रेमचंद जी एवं जयशंकर प्रसाद जी जैसे ऐसे अनेक साहित्यकार आए जिन्होंने कहानियों में युगांतकारी परिवर्तन ला दिया। उन्होंने कोरी कल्पना को, विलक्षण घटना को यथार्थ में बदल दिया। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी है ईदगाह। ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की है। उन्होंने इस कहानी में जहां मुस्लिम पर्व के समय उभरते उल्लास को दिखाया गया है, वहीं मानव के हृदय की जटिलताओं को भी उजागर किया गया है। ईदगाह कहानी में एक दादी अमीना होती है और उसका पोता हामिद है। हामिद के माता पिता मर चुके हैं, लेकिन हामिद इस बात से बेखबर है। वो दादी की गोदी में सोता है। दादी ही उसका संसार है, दादी ही उसका सब कुछ है। दादी बेचारी गरीब है। वो किसी तरह से 3 पैसे जोड़कर अपने पोते हामिद को ईदगाह मेले में जाने के लिए भेजती है। कुछ बच्चे हैं, मोहसिन हैं, नूरे, सम्मी, महमूद,
इन 4-5 बच्चे जाते हैं, ईदगाह पहुंचते हैं। वहां रास्ते में गांव आते हैं, शहर आते हैं, सारे बच्चे मस्ती मारते हुए ईदगाह पहुंच जाते हैं। ईदगाह में नमाज अदा करने के पश्चात सभी बच्चे मेले में प्रवेश करते हैं। मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी अपना झूला झूलते हैं, लेकिन हामिद एक तरफ खड़ा देखता रहता है। उसका मन तो करता है, लेकिन उसके पास मात्र 3 पैसे हैं। उसे अपने 3 पैसों से बड़ा लगाव है, इसीलिए वो झूला नहीं झूलता। आगे बच्चे मिठाई की दुकान पर जाते हैं। मिठाई दुकान, कोई रेवड़ी खा रहा है, कोई गुलाब जामुन खा रहा है, कोई रसमलाई खा रहा है, लेकिन हामिद बच्चा है, उसका जी तो ललचा रहा है, लेकिन फिर वही बात कि वह अपने बाल सुलभ चेष्टाओं को दबा लेता है और वो कुछ भी नहीं खाता और अपने 3 पैसों को अपने पास एक अच्छी तरह से संभाल कर रखता है। और वो अपने मित्रों से मिठाई की बुराई करता है और अपने मन को संतुष्ट कर लेता है। इसी तरह से खिलौनों की दुकान पर जाता है, फिर वही खिलौने खरीदते हैं, लेकिन वो तो बालक है, उसका मन तो कर रहा है, लेकिन फिर भी वो खिलौने नहीं खरीदता। उसके बाद एक लोहे की दुकान आती है। लोहे की दुकान पर वह अटक सा जाता है। उसको एक लोहे का चिमटा दिखाई देता है। वह चिमटा देखकर वहीं ठहर जाता है और उसको अपनी दादी के हाथ, जले हुए हाथों की अनुभूति उसके हृदय को स्पर्श कर जाती है। वो सोचता है कि दादी जब रोटियां बनाती है और जब उतारती है तो उसके हाथ जल जाते हैं, इसीलिए वो इन 3 पैसों का चिमटा खरीद लेता है। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद बन जाता है। वो कभी चिमटे को अपने कंधे पे रखता है, कभी वो नीचे गिराता है, कभी वो मस्ती में झूमता हुआ गांव पहुंच जाता है। गांव में पहुंचने के बाद उसकी दादी एक बार तो चिमटे को देखकर खुश होती है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि उसका पोता पूरे दिन भूखा रहा, धूप में उसके पैर जल गए, तो उसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत दुख होता है और वह गुस्सा जो है उसका स्नेह में बदल जाता है कि उसका पोता ईदगाह मेले में बच्चों के साथ गया, वहां पर भी उसको दादी की याद बनी रही। तो मैं आज के संदर्भ में इस कहानी में कहना चाहूंगी कि क्या हो गया है हमारी युवा पीढ़ी को, क्यों आज इतने वृद्धाश्रम खुल गए हैं, कहाँ गए हमारे नैतिक कर्तव्य, कहाँ गए हमारे नैतिक मूल्य, क्यों आज हम हमें अपने बूढ़े माँ बाप को हम वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं। ऐसी क्या कमी है हमारी शिक्षा में, उनकी शिक्षा में क्या कमी रह गई कि जो आज हम अपने नैतिक मूल्यों को भूल चुके हैं। इस तरह से मैं बताना चाहूंगी कि हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। माँ बाप की सेवा करके ही हम अपने पुण्य को कमा सकते हैं। उसके बाद मैं अगली कहानी लेना चाहूंगी, बेटों वाली विधवा। ये भी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। इस कहानी में अयोध्यानाथ जी होते हैं। अयोध्यानाथ की पत्नी फूलमती है। उनके 4 बेटे हैं, 1 बेटी है। चारों बेटों का विवाह हो चुका है। अच्छी खासी जमीन है, धन है, बाग है, बगीचे हैं, गहने हैं, नगद रुपए हैं। फूलमती का संकेत ही उसके आदेश हैं। चारों बहुएं उसकी बात मानती है। चारों बेटे अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन एक दिन अयोध्यानाथ की मृत्यु हो जाती है। अयोध्यानाथ की मृत्यु होते ही चारों बेटे और चारों बहुएं अपनी सास और अपनी ननंद कोमुद से मुंह मोड़ लेते हैं। वह उनके हर संकेत, हर बात की अवमानना करते हैं, उनका अपमान करते हैं और कुछ चंद रुपयों के लिए अपनी छोटी बहन कुमुद का विवाह एक बड़ी उम्र के लड़के के साथ कर देते हैं। और एक बार गंगा नदी में पानी चढ़ा होता है और कामता प्रसाद बीमार होता है, उसका बड़ा बेटा बीमार होता है और उसको पानी लेने के लिए नदी के किनारे भेज देते हैं। नदी के किनारे पहुंचते ही जैसे ही वो पानी भरने लगती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो डूब जाती है। तो इससे उसका देहांत हो जाता है। तो इस कहानी से हमें ये लगता है
कि क्या यही हमारे संस्कार हैं? क्या यही हमारा नैतिक कर्तव्य है कि एक छोटी बहन का विवाह कुछ चंद रुपयों के लिए एक बड़ी उम्र के लड़के के साथ कर देते हैं? क्या एक उन भाभियों का, चारों भाभियों का यही कर्तव्य था कि एक अपनी माँ के समान सास और बहन के समान ननंद का इस तरह से अपमान करें, इस तरह से वो इतनी बड़ी उम्र के लड़के के साथ विवाह कर दें? तो इस तरह से ये मुंशी प्रेमचंद जी की अनेक कहानियां हमारे मन को झंझोर देती है, हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमें अपने संस्कार अपनाने चाहिए, हमें अपने संस्कार नहीं छोड़ने चाहिए। इसी तरह की एक कहानी है भीष्म साहनी जी की चीफ की दावत, जो इसी तरह से जो विधवा माँ होती है उसका वो अपमान करते हैं। इसके बाद मैं एक कहानी लेना चाहूंगी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित पुरस्कार कहानी। यह कहानी जयशंकर प्रसाद जी की जो कहानियां हैं वो ऐतिहासिकता से विषय उठाते हैं, इतिहास से विषय उठाकर उसमें अपनी कल्पना का समावेश करके वो आधुनिक मोड़ पर लाकर खड़े कर देते हैं। उनकी पुरस्कार कहानी इसी तरह की कहानी है। इस कहानी में मधुलिका नाम की एक लड़की होती है, उसका पिता सिंह मित्र होता है जो कौशल राज्य की रक्षा करते करते कौशल नरेश हर साल कृषि उत्सव मनाता है। उस कृषि उत्सव में वह किसी भी किसान की जमीन ले लेता है और उसके चौगुने दाम उसको देता है। तो इस साल मधुलिका की जमीन ले ली जाती है। बहुत बड़ा उत्सव होता है, राजा सोने का हल चलाता है और उसी समय एक स्वर्णों से भरा हुआ थाल राजा मधुलिका को भेंट करता है। मधुलिका उस स्वर्णों से भरे थाल को अपने माथे पर तो लगा लेती है, परंतु राजा पर ही न्यौछावर कर देती है। इस बात से राजा को बहुत दुख होता है, क्रोध आता है। इस पर मधुलिका बताती है कि हे राजन, यह जमीन जो है ये मेरे पूर्वजों की है, इस जमीन को बेचने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए हे राजन मैं इस जमीन का मूल्य स्वीकार नहीं कर सकती। इसी बीच इसी उत्सव में मगध राज्य का राजकुमार अरुण आता है और वो उससे बातचीत करने लग जाता है और धीरे धीरे उन दोनों में प्रेम पनपने लगता है। अरुण के साथ मिलकर मधुलिका एक बार उसके साथ षड्यंत्र रचती है। जो अरुण है, जो मगध का राजकुमार अरुण है, वो मधुलिका से कहता है कि तू जाकर राजा से पीछे वाली जमीन मांग ले, जिससे वह उससे जमीन मांग लेती है और वहां पर जाकर वो अपनी सेना तैयार करता है और उसके बाद सेना तैयार करके वो उस पर कौशल नरेश पर धावा बोलने वाला होता है। तो इतने में ही जो मधुलिका है उसका विवेक जागृत हो जाता है, उसमें देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती है, उसमें अपने पिता के द्वारा किया गया त्याग उसको याद आ जाता है और वो तुरंत वहां जाती है, उसके राजा के पहरेदारों के पास जाती है और वो सारी बातें बता देती है। इससे क्या होता है कि वह अपने प्रेमी अरुण को बंदी बना लेती है, जिसके कारण उसके बाद राजा उसको बंदी बना लेता है और राजा मधुलिका को कुछ इनाम देना चाहता है। वो उनसे बार बार कहता है कि बेटा कुछ पुरस्कार मांगो। तो वो क्या करती है मधुलिका, वो भागकर अरुण के पास खड़ी हो जाती है। तो उसको कहती है राजन को कि हे राजन, जब आप अरुण को प्राण दंड दे रहे हो तो मुझे भी पुरस्कार में प्राण दंड दे दीजिए। तो इस कहानी से मेरा क्या अर्थ है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब एक लड़की, उसके अंदर इतनी देशभक्ति की भावना है, जो अपने प्यार को छोड़कर, जो अपने प्यार को त्याग कर अपनी जन्मभूमि की रक्षा करती है, तो आज हमें क्या हो गया है? यह कोई आवश्यक नहीं है कि बॉर्डर पे जाकर ही हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। हम सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन कर भी
नैतिक मूल्यों को, अपने नैतिक कर्तव्यों को निभा सकते हैं। आज जो महामारी है, इस महामारी में जो हमारे मेडिकल टीम है वो भी अपने नैतिक कर्तव्यों को निभा रही है, वो भी अपने नैतिक मूल्यों को निभा रही है। इसीलिए हम जहां हैं, जिस पोजीशन में हैं, जिस स्थिति में हैं, हमें अपने नैतिक कर्तव्यों को निभाना चाहिए, नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए, जिससे कि हमारा देश आगे की आगे बढ़ता जाएगा। उसके बाद मैं एक कहानी और लेना चाहती हूँ सुदर्शन की। जो हमारे साहित्यकार सुदर्शन जी हैं, उनकी कहानी है हार की जीत। इस कहानी में क्या होता है कि यह कहानी एक बाबा भारती होते हैं। बाबा भारती के पास एक बहुत ही हष्ट-पुष्ट, सुंदर, बलवान और अद्भुत घोड़ा होता है। वह उस घोड़े का नाम सुल्तान रखते हैं। सुल्तान बहुत ही सुंदर घोड़ा है। उस घोड़े की ख्याति पूरे गांव में फैली हुई है। उस घोड़े की ख्याति पूरे गांव में फैली हुई है और इसी बात को एक वहां का जो डाकू है खड़क सिंह, वो उस बात को जानता है। तो इसके बाद क्या होता है कि डाकू खड़क सिंह के मन में घोड़े लेने की इच्छा जागृत होती है और वो बाबा भारती के पास आ जाते हैं। बाबा भारती के पास आते ही बाबा भारती उसको अपने पास बिठाते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं और वो घोड़े को अपने हाथ में लेकर देखता है, चला कर देखता है, उस पर बैठ कर देखता है और जाते हुए वो बाबा भारती से कह जाते हैं कि हे बाबा, ये घोड़ा मैं तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा। तो इस तरह से बाबा भारती डर जाते हैं और वो दिन रात घोड़े की रखवाली करने लगते हैं। तो इस तरह से इस घटना को कई महीने बीत जाते हैं। राजा उस चीज को एक बुरा सपना समझकर वो बात को भूल जाते हैं। एक दिन राजा कहीं जा रहे होते हैं तो उसको एक आवाज सुनाई देती है कि वह अपाहिज है और उसको अपने गांव जाना है। राजा वहां पर घोड़ा रोकते हैं। अपाहिज और दीनहीन देखकर वो उसको घोड़े पर बिठा लेते हैं। घोड़े पर बिठाने पर घोड़ा पे बैठ जाता है अपाहिज और जो बाबा भारती हैं वो धीरे धीरे पैदल चलने लगते हैं। पैदल फिर क्या करता है, जो घोड़े पर बैठता है, जो अपाहिज का वेश धारण करता है, वो कोई और नहीं, वो डाकू खड़क सिंह ही होते हैं। वो झटके से लगाम खींच लेते हैं और घोड़ा लेकर भागने की कोशिश करते हैं। बाबा भारती उसको आवाज लगाते हैं कि तुम रुको। वह रुक जाता है और धीरे धीरे करके वो दोनों पास पास आते हैं। तो बाबा भारती उससे कहते हैं कि मुझे ये घोड़ा नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक बात मान लेना, मेरी एक बात स्वीकार कर लेना। तो खड़क सिंह कहते हैं कि हाँ बाबा बोलो, क्या बात माननी है। तो बाबा भारती कहते हैं कि हे डाकू, किसी से भी इस घटना के बारे में मत बताना। क्यों नहीं? क्योंकि कोई भी दीनहीन को देखकर उसकी रक्षा नहीं करेगा, उसकी मदद नहीं करेगा। अगर इस घटना के बारे में कोई सुन लेगा तो हमारे गांव में जो नैतिक मूल्य हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो यह वाक्य जो है बाबा खड़क सिंह के हृदय में लग जाते हैं। खड़क सिंह सोचता है कि ये बाबा कितना नेक इंसान है, इसकी आत्मा कितनी पवित्र है और ये कितना आम जन जो अपाहिज हैं, दीन बंधु हैं, जो दुर्बल है, उनके लिए सोचते हैं। वो सारी दिन उस चीज के लिए सोचता रहता है और रात के अंधेरे में वो अस्तबल में आता है और बाबा भारती का घोड़ा उनके अस्तबल में बांधकर चला जाता है। तो इस बात से ये है कि जब एक डाकू खड़क सिंह जैसे खूंखार, जिद्दी, निर्दयी डाकू का हृदय बाबा भारती का एक वाक्य बदल सकता है, तो हम क्यों नहीं बदल सकते? हम अपने दीनहीन बंधुओं की सेवा क्यों नहीं कर सकते? तो आज के संदर्भ में देखा जाए तो न जाने हमारे समाज में ऐसे कितने डाकू खड़क सिंह जैसे हैं जो दीनहीन निर्बल बनकर अपना स्वार्थ तो साध लेते हैं, परंतु काम निकलने पर वो अपना ऐसे अनदेखा कर देते हैं जैसे कभी मिले ही ना हो।
हमें इस स्वार्थी और आत्मजीवी भावना को बदलना होगा। हमें दीनों की सेवा करनी होगी, तभी हमारा देश विकास कर सकेगा। उसके बाद मैं एक कहानी और लेना चाहूंगी। वह कहानी है अमरकांत की कहानी, दोपहर का भोजन। यह कहानी मध्यम वर्गीय निम्न परिवार की है। इस कहानी में एक चंद्रिका प्रसाद होते हैं, उसकी पत्नी सिद्धेश्वरी होती है। उनके 3 पुत्र होते हैं, रामचंद्र, मोहन और प्रमोद। मुंशी जी मकान किराया नियंत्रण विभाग में क्लर्क का कार्य करते हैं, लेकिन 1.5-2 महीने पहले छटनी के कारण उनकी नौकरी छूट जाती है। पूरे परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है। पूरे परिवार को खाने के लाले पड़ जाते हैं। कहानी की मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी है, जो पूरे घर में वात्सल्य, प्रेम और सुकोमल भावनाओं से बांधे रखती है। सिद्धेश्वरी दोपहर का भोजन बनाती है। उस भोजन में उसके पास केवल इतना ही आटा है जितनी 7 रोटियां बन सकती है। वह दोपहर के लिए 7 रोटियां बनाती है, थोड़ी सी दाल बनाती है और तरकारी है। वह बैठी अपने बच्चे और पति का इंतजार कर रही होती है। उसका जो बड़ा बेटा है वो नौकरी की तलाश कर रहा है, और जो छोटा बेटा है वो पढ़ रहा है, और जो उसका तीसरा बेटा प्रमोद है वो कुपोषण का शिकार है। वो जब उसका बेटा, बड़ा बेटा और उसका पति घर आता है, तो बड़े सहज भाव से अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए वो खाना परोसती है। झूठ सच बोलकर एक दूसरे की प्रशंसा करके मीठी बातों द्वारा पति और पुत्र का पेट भरने की कोशिश करती है। सभी के सभी भूखे हैं, लेकिन सभी अपने पेट भरने का अभिनय कर रहे हैं। लेखक ने इस कहानी में त्याग और बलिदान को दिखाने का प्रयास किया है। अब सिद्धेश्वरी अपने पति और पुत्र से और रोटी लेने का आग्रह करती है, लेकिन पति और पुत्र दोनों को पता है कि उसके पास और रोटी नहीं है। उनको पता है कि उनकी रोटी खत्म है, सिर्फ 1 या 2 रोटी ही बची होगी। लेकिन जब वह दोनों खाकर उठ जाते हैं, तो उसके लिए एक जली और मोटी रोटी बचती है। और जैसे ही वह रोटी निकालती है, तो चारपाई पे लेटा हुआ उसे अपना बेटा प्रमोद दिख जाता है। वह आधी रोटी अपने बेटे प्रमोद के लिए रख देती है और आधी रोटी खाकर पानी पीकर अपना पेट भर लेती है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं यह बताना चाहूंगी कि आज जो हमारी महामारी है, ना जाने ऐसे कितने लोग हैं, ना जाने ऐसे कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं जिनको 2 समय की रोटी नहीं मिलती। तो इस मुसीबत के समय में हमें अपने सहज भाव को बनाकर रखना चाहिए। वो जो सिद्धेश्वरी है, वो किसी को भी गलत काम करने के लिए उकसाती नहीं है। वो अपने पति और पुत्र को पे जोर नहीं डालती कि मैं कुछ भी करके पैसा लाओ, नहीं, वो अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती है। तो इसीलिए हमें इस महामारी के समय अपने आप पर संयम रखना है, धैर्य रखना है, आशावादी बनकर रहना है कि ये दिन भी एक दिन टल जाएंगे। इसके बाद मैं कहना चाहूंगी, एक कहानी और है, वापसी। वापसी कहानी उषा प्रियंवदा की मुख्य कहानी है। इस कहानी के माध्यम से आधुनिक पारिवारिक परिस्थितियों को प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में गजाधर बाबू 35 वर्ष रेलवे की नौकरी करने के पश्चात रिटायर होकर घर आए हैं। उन्होंने सपने सजाए हैं कि वो घर जाकर अपने पति, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आत्मीयता पूर्वक रहकर शेष जीवन व्यतीत करेंगे। पर घर जाकर वह देखते हैं कि पत्नी को रसोई के कार्यों से फुर्सत नहीं है
और अविवाहिता बेटी जो बसंती है वह अपनी सहेली के घर जा जाकर अपना टाइम पास करती है। वह घर के कार्यों में हाथ नहीं बटाती और इधर उधर घूमती रहती है। बेटा नरेंद्र वो भी अपनी मस्ती में झूमता रहता है। बहू घर का सारा कामकाज अपने नौकर के सहारे छोड़ देती है और घर में भी उसी की मनमानी चलती है। कोई भी अपने नैतिक कर्तव्य को नहीं निभा रहा। इस पर गजाधर बाबू अपनी बेटी बसंती को, अपने पुत्र को, अपनी पुत्र वधू में नैतिक दायित्वों का एहसास कराना चाहते हैं। वह नौकर को घर से निकाल देते हैं और बड़ी कि उसको शाम का खाना बनाना है तो वह इस तरह खाना बनाती है कि जैसे कोई खा ही ना सके। तो इस प्रकार वह कई दिनों तक मुंह फुलाकर रहती है और अपने पिता से भी बात नहीं करती। इससे क्या होता है कि गजाधर बाबू को बहुत ठेस लगती है और जो उसकी चारपाई जो ड्राइंग रूम में लगी हुई थी, ड्राइंग रूम से निकालकर उस कमरे में अंधेरी कोठरी में लगा दी जाती है जिसमें सारा सामान अस्त व्यस्त होता है। एक बार वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब मैं रिटायर हो गया हूँ, इसीलिए थोड़ा सा खर्चा कम कर लीजिए। इससे पत्नी भी झल्ला उठती है और घर के सारे सदस्य गजाधर बाबू को पसंद नहीं करते और वो उनकी आंखों में खटकने लगते हैं। उनको लगने लगता है कि अब जो है हमारी स्वतंत्रता में बाधा बन गए हैं। इस प्रकार लेकिन गजाधर बाबू ने तो जो अपनी पूरी जो नौकरी है पूरे कर्तव्यनिष्ठ होकर करी है, सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है, अपने नैतिक दायित्वों को निभाया है, जीवन भर अकेले रहकर अपने परिवार को सुख सुविधाएं दी हैं, अच्छी शिक्षा दी है, घर बनवाया है। इस तरह से उनको वो केवल अपने परिवार के लिए पैसा कमाने की एक मशीन मात्र बन गए हैं। उसके बाद उसके जो गजाधर बाबू है उसकी कोमल भावनाओं को ठेस पहुंचती है और वो हार स्वीकार कर लेते हैं और किसी को कुछ भी ना कहने का निश्चय करते हैं। और एक दिन अपनी पत्नी को एक लिफाफा हाथ में देकर कहते हैं कि मुझे अब कहीं नौकरी मिल गई है, चीनी मिल में नौकरी मिल गई है, मैं वापस नौकरी करने जा रहा हूँ। तो इस कहानी से हमें क्या लगता है कि क्या उस पत्नी का भी कोई नैतिक कर्तव्य नहीं था कि वो अपनी पति को रोक सके? क्या वह बेटी बसंती जो उसके पिता ने उसको एक बार बताया कि उसके पिता ने एक बार कहा कि वो शाम का खाना बनाए तो उसमें उसको मुंह फुलाने की क्या आवश्यकता थी? तो इस तरह से मैं कहना चाहूंगी कि आज के संदर्भ में देखा जाए तो जो ये आधुनिक मशीनी युग है, इस मशीनी युग में नई पीढ़ी के लोगों को पुरानी पीढ़ी के विश्वास, आस्था और उनकी सोच में कोई रुचि नहीं है। आज की युवा पीढ़ी अपने नैतिक कर्तव्यों को भूलकर अकेला रहना पसंद करती है। किसी भी प्रकार की टोका टोकी उन्हें बर्दाश्त नहीं है। इसी कारण आज की युवा पीढ़ी में अच्छे संस्कारों की कमी आ गई है। वह अत्यंत बेचैन, घुटन भरी और तनावग्रस्त जिंदगी जी रही है। अपने तनाव के कारण को अपने बड़ों से साझा नहीं करना चाहती, अपने बड़ों से कहना नहीं चाहती। इसी कारण उन्हें कई बार वो गलत कदम भी उठा लेती है। इसके बाद मैं कहानी लेना चाहूंगी ममता कालिया द्वारा रचित जांच अभी जारी है। इस कहानी में अपर्णा नाम की एक मेहनती और संस्कारी लड़की होती है और वह उसको किसी विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर की नौकरी मिल जाती है, परंतु उसको तो प्रोफेसर की नौकरी पसंद नहीं है, इसीलिए वो किसी बैंक में लग जाती है और वहां पर वो पक्की नौकरी उसको मिलती है। बैंक में जाकर वो बहुत खुश होती है और
अपने माता पिता को अपने ऑफिस के बारे में बताती है। उस बैंक में पुरुष अधिक हैं और स्त्रियां कम हैं। उसमें जो पुरुष वर्ग है वो बार बार अपर्णा को रुकने के लिए आग्रह करते हैं, उससे अश्लील हरकतें करते हैं, लेकिन अपर्णा एक सुसंस्कारी लड़की है। वो किसी से कुछ नहीं कहती और अपने काम से काम रखती है और इस तरह से वो अपनी धीरे धीरे नौकरी चल रही है। एक दिन मिस्टर सिन्हा जो हैं वो अपने बेटे के जन्मदिन का बहाना बनाकर वो उससे शाम को रोक लेते हैं। शाम को उसको रुकना उसकी मजबूरी हो जाती है। पहले वो अपने बेटे की जन्मदिन पर केक काटते हैं और केक काटने के पश्चात वो अपने उसके मित्र आ जाते हैं। मित्रों के आने के बाद धीरे धीरे वो विस्की की बोतल खोल लेते हैं। विस्की की बोतल खुलते ही अपर्णा को बहुत क्रोध आता है और वो वहां से चली जाती है। फिर वो चली जाती है, किसी तरह से वो सुरक्षित अपने घर पहुंच जाती है। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद मिस्टर सिन्हा और मिस्टर खन्ना मिलकर उसको उसको ऐसे केस में फंसा देते हैं जिसमें से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल है। वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में चक्कर लगाती रहती है, परंतु उसका केस हल नहीं होता, उसको न्याय नहीं मिलता। ऑफिस के सभी बंदे उसको बड़ी अजीब सी निगाहों से देखते हैं। नौकरी छोड़ना भी उसके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि यह नौकरी उसको बहुत मुश्किल से मिली है। उसके जीवन का सपना था उसकी बैंक की नौकरी के लिए। तो इस तरह से उसको आज तक न्याय नहीं मिला है। उसकी जांच अभी भी जारी है। तो इस कहानी में मैं कहना चाहूंगी कि क्या हो गया है हमारे समाज को, कहाँ गए हमारे नैतिक कर्तव्य, कि आज लड़कियां, आज जो महिलाएं हैं वो ना केवल कार्य क्षेत्र में बल्कि वो घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। जो पुराना समय होता था, उस पुराने समय में एक गांव की बेटी पूरे गांव की बेटी होती थी, उसको बड़ा मान सम्मान दिया जाता था। परंतु आज हमारे देश का जो वातावरण है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। तो हमें इस बारे में भी सोचना है। हमें अपने पुराने संस्कार लेकर आने हैं, हमें अपने पुराने संस्कारों पर चलना है, हमें अपनी बहन और बेटी की इज्जत इतना ही कहना चाहूंगी कि साहित्य के अंग अंग में नैतिकता का पाठ है। कोई भी कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, हम कोई भी विधा उठा लें, सब में नैतिकता भरी हुई है। हमारे दैनिक जीवन में हमें अपने नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए और देश के द्वारा, सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करके हमें अपने देश को विकसित करना है। हमें अपने समाज को एक अच्छा समाज बनाना है। जीते जी रक्तदान, जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत अंगदान, यही मानव की सच्ची सेवा है, यही मानव की सच्ची सेवा है। धन्यवाद मैडम। हेलो हेलो हेलो, आप सुन रहे हैं ना? हाँ जी मैडम। हाँ हाँ जी मैडम। हाँ जी हाँ जी पुष्पा मैडम, जी, मैं सुन रही हूँ। पुष्पा जी आप ट्राई कीजिए, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं नहीं, ताकि हम लोग आपको देख सके। मैडम आपकी तरफ से ही मेरा वीडियो ऑफ आ रहा है। आप अपने देखो, आप ही मेरे को, आप देखो एक बार, आपकी तरफ से ही वीडियो ऑफ हो रहा है बार बार। ओके, तो ठीक है। बहुत अच्छी प्रस्तुति थी पुष्पा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें धन्यवाद। मुझे लगता है कि सब लोगों को यह बहुत फायदेमंद हुआ है। और पुष्पा जी ने हमें जीवन में
नैतिक कर्तव्यों को निभाने के बारे में बताया था और बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। तो मैं सभी भागीदारों को भी धन्यवाद अदा करती हूँ। भागीदारों से मुझे निवेदन है कि आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो पूछते समय आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर दें। मैडम मैं अभी आई हूँ राजेंद्र गर्ग के, उससे देखो राजेंद्र गर्ग लिखा है, राजेंद्र गर्ग, उसमें आई हूँ मैं। दूसरे मोबाइल से किया है अभी। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ जी मैडम, प्रश्न करिए मैडम। तो आप लोग पूछ सकती हैं पुष्पा जी से, आपको कोई प्रश्न पूछना है तो। हाँ जी नमस्ते। सुना है नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ जी सुन रहा है जी। मैंने सुना है। हाँ जी हेलो। सुन रही हूँ जी, सुन रही हूँ। तो मैं डॉक्टर सुन गोपा रही हूँ। कुमार, मैं डॉक्टर हाँ गोपा जी। कुमार सरकारी हाँ जी। कॉलेज चवरा से बोल रहा हूँ, कोल्लम जिला से बोल रहा हूँ। हाँ जी। या जो प्रस्तुति तो बहुत अच्छी थी। हमने जो नैतिकता के विविध पक्षों को बहुत से कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास पुष्पा जी ने किया है। मेरा सवाल यह है कि जो समय और परिस्थिति या समाज के अनुसार मूल्य और नैतिकता में कुछ अंदर दिखाई देता है, क्या हिंदी के कहानी के लंबी सफर की इस यात्रा में प्रेमचंद युग से लेकर अभी तक के हिंदी की कहानियों में नैतिकता में या मूल्यों के निर्धारण में हिंदी कहानी कहाँ तक उसे संभाल कर रही है? हाँ जी मैं ये बताना चाहूंगी कि जो प्रेमचंद जी थे, प्रेमचंद की कहानियां यथार्थ से होती हुई आदर्श पर खत्म होती जी, परंतु धीरे धीरे जाकर ये हमें प्रश्न पर लाकर खड़ी कर देती है। जैसे मैंने आपको बताया, जांच अभी जारी है, इसमें यह समाज को झंझोर कर रखती है कि हमें सोचने पर मजबूर करती है। प्रेमचंद जी कहानी का प्रॉब्लम बताते हैं और उसके साथ साथ उसका सोल्यूशन देते हैं, लेकिन अब आगे आने वाली कहानियों में हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा करती है। हमें खुद उसके बारे में सोचना है, हमें खुद उसके बारे में अपने दिमाग को झंझोरना है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें कोई बताने वाला नहीं आएगा। अब वो पुराना युग नहीं है कि हमें माँ पढ़ाएगी हम पढ़ेंगे। हमें खुद अपने समाज के लिए सोचना है, हमें खुद अपने दिमाग को लिए रखा, हमें अपने खुद दिमाग से सोचकर अपना निर्णय देना है। तो यह जो कहानी कला है, ये अभी तक संभाल कर रखे हुए है कि जो नैतिकता है, इसमें जो आधार हैं इसके आधारों को इसने संभाल कर रखा हुआ है। मैडम, मेरा नाम पार्थसारथी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। मैडम, प्रेमचंद की जो कहानियां हैं उसकी भाषा बहुत खास तरह की होती है। उसमें वो एक मुहावरेदार भाषा है। अपने गांव के लोग अपनापन महसूस करता है उन कहानियों को पढ़ते हुए। लेकिन आजकल जो कहानियां निकल रही है उसमें संस्कृत गर्भित शब्द भर दिए जाते हैं या फिर फारसी और अरबी के शब्द, और देखा गया है कि इससे लोग जो है कहानियों से अलग हो जाते हैं। उनको नहीं लगता ये हमारी कहानी है, ये किसी दूसरी दुनिया की कहानी लग रही है। तो भाषा की नजर से हम कैसे कहानियों में सुधार ला सकते हैं? देखो, मेरा नजरिया तो यही है कि कोई भी बात अगर हम कहें, कोई भी बात अगर हम अपने विचार प्रस्तुत करें, तो वो सरल और सहज भाषा में होनी चाहिए, तभी हम उस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है? तो मैं तो यही मानती हूँ कि जितनी सरल, सहज, अच्छे से भाषा होगी, जो हमें अच्छी तरह से समझ में आएगी, वही कहानी एक सफल कहानी है। आज मैं कहती हूँ कि कोई एक लेखक है,
और बहुत उसमें संस्कृत शब्द डाल दिए, अरबी फारसी के डाल दिए, वो आधी कहानी पढ़ेगा और आधी कहानी पढ़कर वो छोड़ देगा। तो हाँ, उस लेखक को उत्साह कहाँ से मिलेगा? तो इसीलिए मैं तो यही निवेदन करती हूँ कि यही बात रखना चाहूंगी कि कोई भी अपनी बात रखता है तो उसको सरल और सहज शब्दों में ही अपनी बात रखनी चाहिए। तो इससे हाँ, क्या है, तो तभी हमारे मुंशी प्रेमचंद की कहानियां हैं, देखो वो कब थे और आज तक हम उनकी कहानियों को याद करते हैं। हर मनुष्य को जीवन की राह में साहित्य की जरूरत पड़ती है। जब हमें कभी परेशान होते हैं, हम दुखी होते हैं, तो हम लिटरेचर का सहारा लेते हैं। चाहे कोई प्रोफेसर है, इंजीनियर है, ठीक है, किसी भी पद पर है, तो हम साहित्य के बिना ठीक हम बात जी है नहीं मैम। सकते। ठीक है, तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जितनी सरल और सहज भाषा होगी, उतना ही वो साहित्यकार प्रसिद्धि पाएगा और उतनी ही वो कहानी फेमस होगी। हाँ जी। हाँ, थैंक यू मैम। हेलो हेलो जी, मैं हेलो। सुजीता बोल रही हूँ। हाँ हेलो, मैं सुजीता बोल रही जी। हूँ। मैं हाँ जी। हाँ आपसे जी। दो बातों को आपका वो ये आपका जो जो आपने बोला वो बहुत अच्छा था। मतलब कहानी आपने बहुत ही विस्तृत तरीके से हमारे सामने रखी, इसके लिए साधुवाद। मैं दो बातों को मैम आपके सामने रखना हाँ चाहती जी। हूँ, दो कहानियों को। एक हाँ जी। कहानी हमारी प्रेमचंद जी का जिक्र आपने भी किया, तो प्रेमचंद जी की कहानी है नमक का हाँ दरोगा, जी। है ना। तो उसमें जो कहानी हाँ है जी। उसमें हम हाँ देखते हैं अंत में जो है वो उसकी नैतिकता जो है वो व्यवस्था के सामने घुटने टेकती हुई नजर आती है, क्योंकि वो मैनेजर का पद जो है वो स्वीकार कर लेता है ना। हाँ जी। हाँ। एक ये हाँ जी। कहानी हुई और एक दूसरी कहानी है जो आज की कहानी है। वो एक हुसन तबस्सुम निहा नाम की एक राइटर है, आपने भी सुना होगा। तो उनकी एक कहानी है गरज ये कि तुर्ग ढह चुका है। इस कहानी में भी नायिका मीना है। वो अपनी नौकरी के लिए इंटरव्यू पे जाती है, उसे बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है, इंटरव्यू उसका अच्छा जाता है, लेकिन अंत में उसे जो मांग की जाती है 5 लाख रुपए की, और साथ ही साथ वो अपनी देह को भी गिरवी रखने के लिए तैयार हो जाती है। पहले तो उसकी नैतिकता उसकी ये करने के लिए रोकती है, लेकिन अंत में जब उसे पता लगता है कि आज की व्यवस्था यही मांग करती है कि नैतिकता को आप परे रख दो और अपनी जो आपकी जो जरूरत है उसे पूरा हाँ करो। जी। तो मेरा सवाल ये उठता है, मेरे हाँ मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या व्यवस्था के सामने नैतिकता जो है वो छोटी पड़ जाती है? देखो, ये सब परिस्थिति के अनुसार होता है, क्योंकि हमारा देश जो है ऋषि मुनियों की धरती कहा जाता है, लेकिन धीरे जी धीरे 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 मनुष्य जो है इतना स्वार्थी और आत्मजीवी हो गया है कि वो अपने नैतिक मूल्यों को दरकिनार रख देता है। ठीक है, तो जी कई बार परिस्थितियां ऐसी आ जाती है। देखो, ये बात गलत है कि जो नमक का दरोगा है, तो नमक का दरोगा का जो पात्र है वो व्यवस्था के सामने झुक जाता है, उसको झुकना पड़ता है, क्योंकि उसके घर की परिस्थितियां ऐसी हैं। उसके घर में, अगर उसके घर में भी बहुत अच्छा होता तो शायद वो ना झुकता। तो ये जी सारा सिस्टम जो है हमें ऊपर से लेके नीचे तक अगर सही होगा तभी वो सही चल सकता है। एक कहते हैं ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। हम मानते हैं इस हाँ बात को कि जी जब हमारी पूरी व्यवस्था सुधारी जाएगी तभी ये सब सुधर सकता है। नहीं तो हम इसमें, तभी हमारा देश अभी तक विकासशील है। हम अपने देश को विकसित देशों में नहीं गिनते, क्योंकि हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार है कि मनुष्य जो है कितना भी नैतिक बन ले, आखिर में उसको नहीं आत्मजीवी नहीं और बन स्वार्थी, पाता। हाँ हाँ जी जी, जी तो वो जी आत्मजीवी और स्वार्थी बनना ही पड़ता है, क्योंकि अगर करता वो है। सिर्फ नैतिक मूल्यों का पालन करेगा तो भूखा मरेगा, जी कोई उसका कुछ नहीं कर सकते। जी तो इसीलिए हाँ तो देखा देखी, आज मैं कितना भी नैतिक मूल्यों को अपनाती हूँ, लेकिन नैतिक मूल्यों को अपनाती हूँ, लेकिन क्या होता है कि एक दिन जब मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं खुद भूखे मर रही हूँ, और मुझे कोई कहता है कि आप मेरे को इतना रुपया दे दो कि मैं, तो हो सकता है मेरा भी मन मचल जाए। जी तो मैं यही सोचूं। तो इसीलिए क्या होता है, जब ऊपर से लेकर नीचे तक सभी ईमानदार होंगे तभी हमारा ये व्यवस्था जो है संभल पाएगी, नहीं तो ये जी बहुत मुश्किल है। सबको जी हमें सुधारना होगा, तभी हम सुधर सकते हैं। हाँ जी।
तो यही बात हुई कि व्यक्ति का जो नैतिक मूल्य है, जो उसके मानवीय मूल्य हैं, वो इसी पर आधारित होंगे कि हाँ जी। व्यवस्था ठीक हो। अदरवाइज तो वैसे होना मुश्किल हाँ है, जी। क्योंकि इन कहानियों में भी हम क्या देख रहे हैं। हाँ जी, क्या कर सकते हैं, कहानियों में भी हम देख रहे हैं, नमक का देख रहे दरोगा हैं है, क्योंकि अब इनकी प्रेमचंद जी प्रेमचंद की का कहानी है, प्रेमचंद की जमाना था। हाँ जी जी, जी, प्रेमचंद जी का प्रेमचंद जी जमाना की था, कहानी है। है कुछ ज्यादा नहीं हाँ बदला है, जी, बदलाव नहीं आ रहा है ना। हाँ जी जी। ठीक है, आपका हम वैसे जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। हाँ आपको धन्यवाद, आभार। आयोजकों को मेरी तरफ से बहुत आभार, और उन्होंने ये आयोजन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। हेलो हेलो। जी जी बीना हाँ। जी, सबसे पहले इस अच्छे व्याख्यान के लिए पुष्पा जी को मैं बधाई देती हूँ कि उनकी प्रस्तुति बहुत ही सराहनीय रही, और आज के समय में ये बहुत जरूरी था। ये प्रासंगिक विषय है, क्योंकि हम अपने नैतिक मूल्यों को धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। तो आप भी और आपके स्पीकर दोनों ही बधाई के पात्र हैं कि आपने ऐसे विषय को चुना, और मैडम भी धन्यवाद की पात्र हैं पुष्पा जी कि उन्होंने इतनी खूबसूरत प्रस्तुति कहानी पर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चंदा जी। धन्यवाद, धन्यवाद जी। जी जी। हेलो हेलो पुष्पा देवी जी, हम आपको देख नहीं पा रहे, बस यही प्रॉब्लम हो रही है कि हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। देखना चाहते हैं, आप देख लीजिए, आपको कोई प्रश्न है तो पूछ चलो, लीजिए। मैं मोबाइल से, दूसरे मोबाइल से मैं करती हूँ, मोबाइल से मैं कनेक्ट होती हूँ दूसरे मोबाइल। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। जी सुन रही है? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी सर। सवाल है हाँ जो जी, कहानियों के माध्यम से प्रेमचंद से शुरू होकर आज तक नैतिकता के जो की सार्थकता पर कहानियों के माध्यम से कई तरह के मुद्दे लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन नैतिकता हर पल घटती रहती है। इसका कारण क्या है हाँ जी? जी। इसका कारण ये है सर कि हम बहुत ज्यादा स्वार्थी और आत्मजीवी हो गए हैं। हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, ना हम अपने समाज के लिए सोचते हैं, ना हम अपने देश के लिए सोचते हैं। इसी कारण धीरे धीरे नैतिकता जो है घटती जा रही है। पहले था, एक गांव की बेटी पूरे गांव की बेटी होती थी, समाज में चौपाले लगती थी, लोग अपने दुख दर्द को बताते थे, सबका एक का दुख सबका दुख होता था। परंतु आज क्या है, आज ये मशीनी युग इतना आ गया है कि सभी लैपटॉप, मोबाइल और अपने ही कार्यों में घुसे रहते हैं, कोई किसी से अपनी बात नहीं बताना चाहता। तो इससे कारण क्या हो गया कि उनमें बेचैनी, घुटन, ये सब बढ़ता जा रहा है। तो इसी कारण धीरे धीरे वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है, वो अपने माँ बाप से ही अपनी बात शेयर नहीं करना चाहता। तो इसी कारण धीरे धीरे जब उसमें घुटन होगी, बेचैनी होगी, तो वो कोई भी गलत काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर वो किसी से अपनी बात शेयर करे, अपने बड़ों से डिस्कस करे, तो कोई ना कोई उस समस्या का हल निकल जाएगा। परंतु आज की जो युवा पीढ़ी है, वो किसी से अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना ही नहीं चाहती, और इसी कारण धीरे धीरे करके हमारे नैतिक मूल्य जो हैं वो घटते चले जा रहे हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। हेलो हेलो हाँ मैडम, मैं नमक्का दारगो से कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। हेलो, सुनाई दे रहा है आपको? पूछिए पूछिए। हाँ, तो आप कह रही थी कि अगर वो वंशीधर चाहता तो उसको विरोध कर सकता था, लेकिन आखिर में उसको बिकना पड़ता है खुद को। तो अब आपके अनुसार वो ठीक है या गलत? देखो, मेरे अनुसार तो गलत है कि वो सही रास्ते पे चलता है, फिर आखिरकार उसे आलोक के सामने झुकना पड़ता है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, सॉरी बोलिए। मैं ये बताना चाहूंगी कि पहले तो वो अपनी बात पे अड़ जाता है कि मैं ये नहीं करूंगा,
लेकिन बाद में उसके घर की स्थिति ऐसी है, उसका पिता उसको विवश करता है। वो मैंने पहले बताया था ना कि नैतिकता में क्या है, कि नैतिकता में नैतिक बच्चे जो हैं अपने घर से ही सीखते हैं। अगर माँ बाप झूठ बोलते हैं तो बच्चे भी झूठ बोलना सीखते हैं। अगर उसका पिता भी उसको कहता कि बेटा नहीं, तुम्हें नहीं स्वीकार करनी है इस नौकरी को, तो हम कैसे भी गुजारा कर लेंगे, तो उसको थोड़ा हौसला मिल जाता और वो उस पोस्ट को वो स्वीकार नहीं करता। लेकिन उसका पिता भी उसकी बात में हाँ मिलाता है। तो ये जो कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं, तो 2 जने हो जाते हैं। उसका पिता भी उस बात के लिए सहमत है और उसके मन में थोड़ी थोड़ी बातें आने लगती है कि मुझे ये स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इस तरह से काम तो गलत था, लेकिन जो परिस्थिति है, समय है, उसको देखकर उसको अपने हिसाब से ठीक लगा होगा, तो इसीलिए वो मजबूरन उस बात को स्वीकार करता है। जी धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। ओके पुष्पा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभी प्रश्नों का उत्तर भी बहुत सही ढंग से, अच्छी ढंग से दिया है। अभी तो हम धन्यवाद अदा करने के लिए हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को आमंत्रित करती हूँ, डॉक्टर मीना के को आमंत्रित करती हूँ। हेलो, मेरी आवाज सुना है? हाँ जी। सेंट पीटर्स कॉलेज के हिंदी परिवार की ओर से सबको सादर नमस्कार। हमारे भारतीय समाज में सत्य, नीति, धर्म, मानवीयता आदि अनेक मूल्य रहे हैं जो ईंट पर ईंट चढ़ते हुए मजबूत होती गई है। हिंदी कहानी के संदर्भ में तो इसके आरंभिक काल से अभी तक लेखकों ने नैतिक मूल्यों को जीवंतता से प्रस्तुत करने के कारण इन मूल्यों के संप्रेषण के सशक्त माध्यम के रूप में हिंदी कहानी हमारे सामने उपस्थित होती है। आज हिंदी कहानी के संदर्भ में नैतिकता इस विषय पर प्रेमचंद युग से आज तक के हिंदी की कुछ प्रसिद्ध कहानियों या बहुचर्चित कहानियों के उल्लेख करके आदरणीय डॉक्टर पुष्पा देवी जी ने आज के संदर्भ में इसको जोड़कर प्रस्तुत किया है। तो मैं पूरे सेंट पीटर्स कॉलेज के हिंदी परिवार की ओर से आदरणीय डॉक्टर पुष्पा देवी जी, आपको सस्नेह धन्यवाद अदा करती हूँ। इस वेबिनार को धन्यवाद मैडम। इस वेबिनार को आयोजित करने में सभी प्रकार की सहायता और सहयोग देने वाले हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शाजू वर्गीस सर, IQAC कोऑर्डिनेटर श्री जीने वर्गीस, कॉलेज लाइब्रेरियन श्रीमती अनट सुमन जोस, पॉलिटिकल साइंस विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर बेसिल बी मैथ्यू, हमारे विभाग के अध्यापिकाएं डॉक्टर शीला, डॉक्टर सिंधु पी कौमा, डॉक्टर गीता, डॉक्टर सिंधु TI और इस प्रोग्राम के कन्वीनर डॉक्टर बीना पैली, सबको मैं सस्नेह धन्यवाद अदा करती हूँ। इस कार्यक्रम का विजय, इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागी है। देश के विविध भागों से इसमें भाग लेने वाले विविध कॉलेजों के अध्यापक, शोध छात्राएं, अन्य छात्र छात्राएं और अन्य वरिष्ठ व्यक्तियों, सभी को मैं हृदयपूर्वक कृतज्ञता अर्पित करती हूँ। एक बार फिर सबको साधुवाद, नमस्कार। धन्यवाद जी। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद जी। धन्यवाद सब सभी को धन्यवाद। सभी को एक बार फिर धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद जी। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। मैं एक बार फिर हमारे मिरांडा हाउस कॉलेज के चंदा सागर जी को धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उसने हमारे इस प्रोग्राम में बहुत सहयोग दिया था।
धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद जी, धन्यवाद। पुष्पा जी धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद।